58,000 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 58,000 किलोमीटर। ये कोई नॉर्मल नंबर तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा बेमिसाल फासला है जिसकी बस कल्पना करना ही दिमाग घुमा देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे इंसान की कहानी को डिकोड किया जाएगा जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले फासले को वो भी सिर्फ अपने पैरों पर तय करने की ठानी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डाइव करते हैं इस एपिक जर्नी में। यहाँ बात हो रही है द गोलियत एक्सपीडिशन की, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद इंसानी इतिहास की सबसे लंबे कंटिन्यूअस वॉक को पूरा करना है। वैसे इतिहास में डेव कनिस्क का नाम जरूर दर्ज है, जिन्होंने दुनिया का चक्कर पैदल लगाया था और करीब 27,000 किलोमीटर कवर किए थे। लेकिन हाँ, उन्होंने समुद्र पार करने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया था। पर कार्ल बुशबी ने उस रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, 27 सालों से ये सफर लगातार जारी है और सच मानिए ये कोई आम एक्सपीडिशन बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। इस 2 दशकों से ज्यादा लंबे और कई महाद्वीपों में फैले सफर को हम 6 मेन हिस्सों में समझेंगे। एक्सपेडिशन के नियम, अमेरिकास का सर्वाइवल, बेरिंग स्ट्रेट की खतरनाक क्रॉसिंग, रशियन ब्यूरोक्रेसी, कैस्पियन सी की स्विमिंग और आखिर में यूरोप का फाइनल स्ट्रेच। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, यानी द गोलियत एक्सपेडिशन रूल्स। नवंबर 1998 में जब ये सफर चिली से शुरू हुआ था ना, तो बजट सिर्फ $500 का था, लेकिन इसके नियम बेहद सख्त थे। इस पूरे मिशन की बुनियाद 2 अनब्रेकेबल रूल्स पर टिकी है। पहला नियम, किसी भी तरह के मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब ना कोई ट्रेन, ना कार और ना ही कोई हवाई जहाज। और दूसरा सबसे क्रूशियल नियम यह था कि अगर सफर बीच में कभी भी रोकना पड़ा तो वापस एग्जैक्टली उसी पैरों के निशान या कहें फुटप्रिंट से शुरुआत करनी होगी जहां आखिरी कदम रखा गया था। कोई चीटिंग नहीं चलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं। अब शुरुआत में यह अंदाजा था कि अगर रोज 19 किलोमीटर भी चला जाए तो 8 साल में दुनिया नापी जा सकती है। सुनने में लॉजिकल लगता है ना, लेकिन रियलिटी चेक क्या है? आज 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं और सफर अभी भी जारी है। ऐसा क्यों हुआ? चलिए आगे देखते हैं। सफर का दूसरा पड़ाव था सर्वाइविंग द अमेरिकाज, और सफर की शुरुआत में ही साउथ और नॉर्थ अमेरिका के खतरनाक एनवायरनमेंट ने एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान लिया। एक तरफ चिली और अमेरिका के रेगिस्तानों की वो जानलेवा गर्मी थी, जहां सर्वाइवल और बस थोड़े से पानी के लिए 2 पहियों वाली एक छोटी सी पुश कार्ट खींचनी पड़ी। और दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट, अलास्का की जमा देने वाली ठंड और बर्फबारी। वहां तो सड़कें ही नहीं थी, तो रास्ता ढूंढने के लिए डॉग स्लेड ट्रेल्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उन स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से कुत्तों की मदद बिल्कुल नहीं ली गई। पर अमेरिकास के सफर में जो सबसे खौफनाक हिस्सा था ना, वो था डेरियन गैप। कोलंबिया और पनामा के बीच का ये 320 किलोमीटर का घना जंगल, जहरीले सांप, खतरनाक कीड़े और गुरिल्ला गैंग्स, ये सब तो थे ही। ऊपर से पनामा बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। 18 दिन जेल में रहना पड़ा। और फिर रूल नंबर 2 याद है ना? उसी के मुताबिक वापस उसी जगह जाना पड़ा जहां से अरेस्ट हुए थे और फिर से सफर शुरू हुआ। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, क्रॉसिंग द बेरिंग स्ट्रेट। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का से एशिया यानी रशिया में दाखिल होने का ये पॉइंट इस पूरे एक्सपीडिशन का सबसे खतरनाक फिजिकल चैलेंज बन गया। इमेजिन कीजिए 240 किलोमीटर का एक ऐसा समंदर जो पूरी तरह जमा नहीं है। समंदरी लहरों की वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लगातार हिल रहे हैं। कार्ल ने फ्रेंच एडवेंचरर डिमिट्री कीफर के साथ इसे पार किया और एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक जाने के लिए जमे हुए आर्कटिक पानी में तैरना भी पड़ा। सीवियर हाइपोथर्मिया का खतरा हर पल बना हुआ था और 14 दिनों तक वो सोए नहीं। ये इंसान के सर्वाइवल की सच में एक खौफनाक लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग हकीकत है। खैर, कुदरत से तो जीत गए, लेकिन अब बारी थी सेक्शन 4 की, ब्यूरोक्रेसी एंड रशियन बैन्स। रशिया पहुंचने के बाद इंसानों की बनाई हुई रुकावटें कुदरत से भी कहीं ज्यादा जिद्दी निकली। ये पूरा दौर ब्यूरोक्रेसी का एक जीता जागता नाइटमेयर है। 2005 में रशिया पहुंचते ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि एंट्री ऑफिशियल पोर्ट से नहीं थी। सोचिए, ब्रिटिश और रशियन लीडर्स तक को इंटरवीन करना पड़ा। 2008 में फंडिंग खत्म हुई तो मेक्सिको में 2 साल तक इंतजार किया। 2011 में फिर रशिया में एंट्री मिली, लेकिन हर 90 दिन में वीजा खत्म हो जाता था। और फिर आया 2013 का सबसे बड़ा शौक, रशिया ने सीधे 5 साल का बैन लगा दिया। लेकिन कार्ल कहां हार मानने वाले थे।
4,800 किलोमीटर। जी हाँ, 4,800 किलोमीटर। ये वो फासला है जो सिर्फ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए तय किया गया। लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी तक पैदल चलकर रशियन एम्बेसी के बाहर धरना दिया गया। जब मीडिया में ये अनोखा प्रोटेस्ट सामने आया तो दबाव इतना बना कि 2014 में रशियन अथॉरिटीज को वो 5 साल का बैन हटाना ही पड़ा। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन 5 पर, स्विमिंग द कैस्पियन सी। मंगोलिया का गोबी डेजर्ट और सेंट्रल एशिया पार करने के बाद एक ऐसे ग्लोबल इवेंट ने सफर को फिर से रोक दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। द कैस्पियन डिटूर। 2022 में पैंडेमिक का दौर चल रहा था और ईरान के बॉर्डर्स बंद होने की वजह से वीजा नहीं मिला। जमीन के रास्ते आगे बढ़ना अब बिल्कुल नामुमकिन था। ऐसे में एक बहुत ही डेंजरस डिसीजन लिया गया। अगर ईरान नहीं जा सकते तो कैस्पियन सी के रास्ते तैरकर अजरबैजान जाना होगा। अगर इसके आंकड़े देखे जाएं ना तो सच में हैरानी होती है। 288 किलोमीटर का समुद्री रास्ता और 31 दिनों का वक्त। रोज 6 घंटे तैरना, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम। सारा का सारा सामान एक छोटी सी कायाक पर बांध कर रखा गया था। रात होती तो उफनती लहरों के बीच उसी कायाक के ऊपर चढ़कर सोना पड़ता। मजे की बात यह है कि कार्ल को स्विमिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी एक्सपीडिशन को बचाने के लिए यह सब किया गया। और अब हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, द फाइनल यूरोपियन स्ट्रेच। अब बात करते हैं प्रेजेंट डे की, जहां यह एक्सपीडिशन फाइनली अपने आखिरी और कंक्लूडिंग महाद्वीप में दाखिल हो चुका है। 2025 के माइलस्टोन्स बहुत ही खास हैं। अजरबैजान से तुर्की पहुंचने पर जो मेहमान नवाजी मिली वो एकदम लाजवाब थी। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब इस्तांबुल में बॉस्फोरस ब्रिज पार करना था। आमतौर पर इस ब्रिज पर पैदल चलना सख्त मना है, पर अथॉरिटीज ने सिर्फ कार्ल को इसके लिए स्पेशल परमिशन दी। इस ब्रिज को पार करते ही ऑफिशियली यूरोप में कदम रखा गया और अब इंग्लैंड के होम टाउन तक सिर्फ 3000 किलोमीटर का फासला बचा है। इस पूरे दौरान वक्त कितनी तेजी से बीता है ये कार्ल के ही शब्दों में बहुत अच्छे से झलकता है। उन्होंने कहा, जब मैं घर से निकला था तब टोनी ब्लेयर यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। अब तक 5 नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। मुझे लगता है जब मैं वापस जाऊंगा तो वो एक बिल्कुल ही नया देश होगा। वाकई 27 साल का वक्त एक इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इतने वक्त में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। लेकिन इंग्लैंड पहुंचने से पहले एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है। एक पैदल चलने वाला इंसान इंग्लिश चैनल को कैसे पार करेगा? यूके और फ्रांस को जोड़ने वाला ये पानी का रास्ता इस मिशन की आखिरी बड़ी रुकावट है। तो क्या चैनल टनल का इस्तेमाल किया जा सकता है? मुश्किल है। चैनल टनल में पैदल चलना सख्त मना है क्योंकि वहां हाई स्पीड ट्रेन्स चलती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन की कमी भी है। अब इकलौती उम्मीद बची है सर्विस टनल, जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है। लेकिन इससे इस्तेमाल करने के लिए एक बार फिर से एक अनप्रेसिडेंटेड स्पेशल परमिशन की जरूरत होगी। ये इस सफर का फाइनल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा और ये परमिशन मिल गई तो उम्मीद है कि कार्ल बुश भी 2026 में अपना आखिरी कदम अपने होम टाउन में रखेंगे। 58,000 किलोमीटर यानी हमारी पृथ्वी की परिधि का लगभग 1.5 गुना। ये सिर्फ एक फिजिकल अचीवमेंट नहीं है, ये ह्यूमन रेजिलियंस और विल पावर का एक अल्टीमेट टेस्ट है। ये पूरी कहानी कार्ल की एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी के साथ खत्म होती है। जिंदगी रुकती नहीं, सिर्फ रास्ता बदलती है। ये थॉट सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि अक्सर हमारी लिमिट्स सिर्फ हमारे दिमाग की ही बनाई हुई होती हैं। जब भी मुश्किलें आएं और सारे रास्ते बंद नजर आएं तो बस ये याद रखा जा सकता है कि कार्ल बुश भी आज भी चल रहे हैं। क्या ये कहानी खुद अपने रास्ते बनाने के लिए इंस्पायर नहीं करती? आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।